चलिए आज के इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब हम किसी साइंटिफिक लेबोरेटरी के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पे दिमाग में एक बहुत ही नपी तुली सी तस्वीर उभरती है। बिल्कुल एकदम सटीक और स्पष्ट। हाँ, जहाँ हर केमिकल, हर फॉर्मूला बिल्कुल मिलीग्राम तक मापा हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब आप उन कंपनियों की बैलेंस शीट देखते हैं जो इन लैब्स के लिए उपकरण बनाती हैं, तो वो तस्वीर अचानक से थोड़ी धुंधली और जटिल हो जाती है। सही कहा आपने। और बोरोसिल साइंटिफिक इसका एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम उनके फाइनेंशियल ईयर 26 का डेटा, उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस और स्क्रीनर मैट्रिक्स का बहुत गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। और हमारा मुख्य लक्ष्य ये होगा कि हम डिकोड करें कि एक जोखिम विरोधी लंबी अवधि के वैल्यू इन्वेस्टर के नजरिए से इस कंपनी को 10 में से 9.3 की इतनी शानदार इन्वेस्टमेंट रेटिंग आखिर क्यों दी गई है। एग्जैक्टली। और हाँ, शुरुआत में ही मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आज हम पूरी तरह से डेटा और पब्लिक डोमेन में मौजूद फैक्ट्स के इर्द गिर्द ही बात करेंगे। हमारा काम किसी विचार या नैरेटिव का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन नंबर्स को समझना है जो कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। बिल्कुल। और जब आप Q4 FY26 के मार्जिन उछाल, उनके 4000 से ज्यादा SKU और नेट कैश बैलेंस शीट को एक साथ रखकर देखते हैं तो ये डेटा काफी कुछ बोलता है। काफी इंप्रेसिव नंबर्स हैं। हाँ, लेकिन एक निवेशक के लिए असली चुनौती ये समझना है कि इन नंबर्स के पीछे की मशीनरी असल में काम कैसे कर रही है। मतलब सिर्फ 9.3 का स्कोर देख लेना काफी नहीं है, राइट? हमें ये देखना होगा कि वो स्कोर किन पिलर्स पर टिका है। एकदम सही। और उन पिलर्स में दीमक लगने का कितना रिस्क है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए सीधे पहले पिलर पर आते हैं, जो है इस कंपनी का स्ट्रक्चर। क्योंकि कोई भी कंपनी रातों रात इतना मजबूत स्कोर हासिल नहीं करती। बिल्कुल। बोरोसिल ग्रुप अपने आप में एक बहुत बड़ा और पुराना नाम है। हाँ, और अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला बोरोसिल रिन्यूएबल्स, जिसका मार्केट कैप करीब 8723 करोड़ रुपए है। काफी बड़ा हिस्सा है वो। हाँ, फिर आता है बोरोसिल लिमिटेड, जो 2739 करोड़ रुपए पर बैठा है। और फिर आती है हमारी आज की कंपनी बोरोसिल साइंटिफिक, जिसका मार्केट कैप सिर्फ 1490 करोड़ रुपए है। राइट। मुझे तो ये बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे किसी बहुत बड़े और मशहूर बरगद के पेड़ की एक नई लेकिन बेहद मजबूत शाखा का विकास हो रहा हो। ये बरगद के पेड़ वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या सिर्फ एक बड़े ग्रुप का हिस्सा होना ही इस कंपनी को एक सेफ बेट बनाता है? मेरा मतलब है 1490 करोड़ का मार्केट कैप तो इसे एक टिपिकल स्मॉल कैप की कैटेगरी में डालता है ना? मैं कहूंगा कि ग्रुप का नाम एक शुरुआती दरवाजा जरूर खोलता है, लेकिन 60 साल तक मार्केट में टिके रहने के लिए सिर्फ नाम काफी नहीं होता। तो फिर उनका असली एडवांटेज क्या है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि बोरोसिल साइंटिफिक का असली कॉम्पिटिटिव मोट उनकी 4000 से ज्यादा SKU की रेंज में छिपा है। 4000 प्रोडक्ट्स सुनने में तो बहुत बड़ा नंबर लगता है भी। अब इसे एक आम निवेशक के नजरिए से समझते हैं। सोचिए, एक बड़ी फार्मास्यूटिकल रिसर्च लैब है। अच्छा। उनके वैज्ञानिकों को रोजमर्रा के काम के लिए साधारण टेस्ट ट्यूब से लेकर कॉम्प्लेक्स लिक्विड हैंडलिंग सिस्टम तक सैकड़ों चीजें चाहिए होती हैं। और वो हर चीज अलग अलग जगह से तो नहीं खरीदेंगे। एग्जैक्टली। लैब का परचेज मैनेजर 50 अलग अलग वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट, क्वालिटी चेक और डिलीवरी मैनेज करने का सिरदर्द नहीं पालना चाहता। उसे एक सिंगल कैटलॉग चाहिए जहां से वो हर छोटी बड़ी चीज एक ही बार में ऑर्डर कर सके। हाँ, और क्वालिटी पर आंख बंद करके भरोसा कर सके। बोरोसिल साइंटिफिक उन्हें वही वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन देता है। तो मतलब जब आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो आप सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि एक पार्टनर बन जाते हैं। एकदम सही कहा आपने। और इसी वजह से कंपनी को एक जबरदस्त प्राइसिंग पावर मिलती है। अच्छा, तो वो अपनी कीमतें खुद तय कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि क्लाइंट को पता है कि सस्ता विकल्प ढूंढने में जो समय और रिस्क जाएगा वो बोरोसिल को थोड़ा प्रीमियम देने से कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा। क्या बात है। मतलब ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का खेल नहीं है, बल्कि क्लाइंट के सिरदर्द को कम करने का प्रीमियम है। और यही 4000 प्रोडक्ट्स का बेस उन्हें एक मजबूत कुशन देता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है किसी भी नए प्लेयर के लिए। लेकिन जब हम उनके ग्रोथ सेगमेंट्स देखते हैं तो यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। FY26 के डेटा के अनुसार उनका लैब इक्विपमेंट सेगमेंट 25.6% की जबरदस्त रफ्तार से भागा है। और इसमें उनके लैब क्वेस्ट ब्रांड की बहुत अहम भूमिका है। 11.6% गिर गया। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है।
मतलब अगर कंपनी इतनी ही स्टेबल है तो एक मुख्य बिजनेस लाइन डबल डिजिट में क्यों गिर रही है? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो ये थोड़ा डरावना हो सकता है। मैं समझ सकता हूं, लेकिन यहां हमें गिरावट के कारण पर फोकस करना होगा। प्रोसेस सिस्टम्स में इस गिरावट का मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट्स ने बोरोसिल से काम करवाना बंद कर दिया है। तो फिर रेवेन्यू में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? ये गिरावट मुख्य रूप से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और हाई वैल्यू ऑर्डर्स के एग्जीक्यूशन की टाइमिंग की वजह से है। अच्छा, थोड़ा इसे आसान भाषा में डिकोड कीजिए। हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स में बिलिंग कैसे काम करती है? देखिए, प्रोसेस सिस्टम्स कोई छोटी टेस्ट ट्यूब नहीं है जिसे बस कार्टन में पैक करके भेज दिया। हाँ, वो तो बड़े प्लान्स होते होंगे। बिल्कुल, ये इंडस्ट्रियल लेवल के बड़े कस्टम बिल्ट ग्लास प्लांट्स होते हैं जो केमिकल प्रोसेसिंग के लिए लगाए जाते हैं। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में महीनों लग जाते हैं। समझ रही हूँ। तो अकाउंटिंग के नियमों के तहत कंपनी तब तक पूरा रेवेन्यू अपनी बुक्स में नहीं दिखा सकती जब तक कि एक तय माइलस्टोन पूरा ना हो जाए या क्लाइंट फाइनल साइन ऑफ ना दे दे। ओहो, मतलब अगर सप्लाई चेन में कोई छोटी सी देरी हो गई या क्लाइंट की तरफ से साइट क्लियरेंस में 1 हफ्ते की भी देरी हो गई तो करोड़ों का रेवेन्यू उस तिमाही से खिसक कर अगली तिमाही या अगले वित्तीय वर्ष में चला जाता है। पैसा कहीं नहीं गया है, सिर्फ कैलेंडर में उसकी तारीख आगे बढ़ गई है। समझ गई। तो ये डिमांड की कमी नहीं है बल्कि सिर्फ टाइमिंग का खेल है। लेकिन फिर भी एक वैल्यू इन्वेस्टर तो प्रेडिक्टेबिलिटी चाहता है ना। अगर प्रोसेस सिस्टम्स में इतनी अनिश्चितता है तो क्या ये 9.3 की रेटिंग को खतरे में नहीं डालता? यहीं पर डाइवर्सिफिकेशन का असली जादू काम आता है। लंबी अवधि के निवेशक को इस डाइवर्सिफिकेशन को एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में देखना चाहिए। मतलब एक सेगमेंट गिरे तो दूसरा उसे संभाल ले। एग्जैक्टली। बोरोसिल साइंटिफिक 5 अलग-अलग बिजनेस लाइंस चलाता है। प्रोसेस सिस्टम्स के 11% से ज्यादा गिरने के बावजूद FY26 में कंपनी का कुल रेवेन्यू 6.6% बढ़कर 467 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। वाओ! और ये इसलिए हुआ क्योंकि लैबक्वेस्ट ने उस झटके को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया। राइट। बिल्कुल। और लैबक्वेस्ट का इनोवेशन बहुत दिलचस्प है। हाँ, मैंने पढ़ा कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और मॉइस्चर एनालाइजर जैसे टूल्स इसका हिस्सा है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ साधारण ग्लासवेयर से हटकर एक प्रॉपर टेक कंपनी बनने की तरफ कदम है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। साधारण ग्लास बीकर बनाना अब एक कमोडिटी बिजनेस है, लेकिन एक स्मार्ट मॉइस्चर एनालाइजर बेचना पूरी तरह से अलग गेम है। इसमें क्या खास होता है? लैबक्वेस्ट के इन उपकरणों में अब माइक्रोप्रोसेसर्स और IoT सेंसर्स लगे होते हैं। वो न सिर्फ चीजों को मापते हैं, बल्कि सीधे लैब के सर्वर पर रियल टाइम डेटा फीड करते हैं। अरे वाह! मतलब ये स्मार्ट मशीनें हैं। हाँ, और इस तरह के तकनीकी इनोवेशन से कंपनी इंडस्ट्रियल कंपटीशन को पीछे छोड़ देती है। जब आप एक साधारण मशीन की जगह एक डेटा ड्रिवन स्मार्ट उपकरण बेचते हैं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कई गुना बढ़ जाता है। मतलब प्रीमियम प्राइसिंग। बिल्कुल। और इसी तकनीकी बढ़त के कारण इन्वेस्टमेंट थीसिस में उन्हें इनोवेशन कैटेगरी में 10 में से 10 का स्कोर दिया गया है। ये बहुत लॉजिकल लग रहा है। मतलब उनका पुराना ग्लासवेयर बिजनेस उन्हें क्लाइंट के दरवाजे के अंदर ले जाता है और फिर लैबक्वेस्ट उन्हें वहां से हाई मार्जिन रेवेन्यू कमा कर देता है। एकदम सही। खैर, जब हम मार्जिन की बात कर ही रहे हैं तो FY26 के मुनाफे के गणित पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। मैंने देखा कि Q4 FY26 में कंपनी का EBITDA मार्जिन 13.4% से सीधे छलांग लगाकर 22.7% पर पहुंच गया। और पूरे साल का मार्जिन भी 12.7 से बढ़कर 13.8% हो गया। हाँ, मैनेजमेंट का कहना है कि ये प्लांट ऑटोमेशन और मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी का कमाल है। लेकिन जब हम बैलेंस शीट की गहराई में जाते हैं तो कुछ एक्सेप्शनल आइटम भी दिखते हैं। और एक निवेशक के तौर पर हमें इन्हीं एक्सेप्शनल आइटम्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वरना हम उस 22% के फिगर को न्यू नॉर्मल मान बैठने की गलती कर सकते हैं। सही कहा। डेटा में बहुत साफ लिखा है कि अंबड़ प्लांट को बंद करने और नई लेबर संहिताओं के तहत VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लागू करने के कारण कंपनी को 8.53 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल चार्ज लेना पड़ा। ये एक बड़ा वन टाइम खर्च था। आपने अपने घर की पुरानी और खराब वायरिंग को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया हो, उस महीने तो घर का बजट पूरी तरह बिगड़ जाएगा। आपको अपनी सेविंग्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। लेकिन भविष्य के लिए घर सुरक्षित हो जाएगा। एग्जैक्टली। और हर महीने का बिजली का बिल भी तो स्थायी रूप से कम हो जाएगा। ये वायरिंग वाली एनालॉजी बहुत शानदार है। अंबड़ प्लांट को बंद करना और कर्मचारियों को VRS देना शॉर्ट टर्म में अर्निंग्स क्वालिटी को थोड़ा खराब जरूर करता है। आखिर 8 करोड़ का सीधा हिट है। हाँ, वो तो है। लेकिन लंबी अवधि में ये कंपनी की रिकरिंग कॉस्ट या रोजमर्रा की लागतों को भारी मात्रा में कम कर देगा।
जब आप पुरानी कम एफिशिएंट फैसिलिटी को बंद करके नए ऑटोमेटेड प्लांट्स पर शिफ्ट होते हैं तो हर यूनिट को बनाने का खर्च काफी कम हो जाता है। मतलब लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, लेकिन यहाँ निवेशकों को Q4 के उस 22.7% मार्जिन को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। क्यों? उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि उसमें वो 2.22 करोड़ रुपए का वन टाइम अकाउंटिंग फायदा शामिल है। ये कोई ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं है, बस एक एडजस्टमेंट है जो हर तिमाही नहीं होने वाला। अच्छा, तो मतलब अगले साल मार्जिन इससे थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा? हाँ, इसे बेसलाइन मानकर नहीं चलना चाहिए। समझ गई। मार्जिन में उतार चढ़ाव तो है, लेकिन जो चीज इस 9.3 रेटिंग को सबसे ज्यादा जस्टिफाई करती है, मुझे लगता है वो है इनकी बैलेंस शीट की ताकत। आप नेट कैश की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। कंपनी के पास नेगेटिव नेट डेट है, मतलब उनके ऊपर कर्ज नहीं है बल्कि बैंक में पैसा पड़ा है। और रिस्क एवर्स निवेशकों के लिए मैं कहूंगा ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। 9.3 के स्कोर में बैलेंस शीट को जो 5 स्टार्स मिले हैं उसका मूल कारण ही यही है। ये कैसे मदद करता है मुश्किल समय में? देखिए, जब बाजार में मंदी आती है या किसी बड़े प्रोसेस, सिस्टम, प्रोजेक्ट में देरी होती है तो भारी कर्ज वाली कंपनियां ब्याज चुकाने के दबाव में टूट जाती हैं। हाँ, वो तो हमने कई बार देखा है मार्केट में। लेकिन नेट कैश होने से बोरोसिल को एक जबरदस्त फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वे खराब समय में भी अपने लैब क्वेस्ट जैसे नए इनोवेशंस पर रिसर्च बजट जारी रख सकते हैं। मतलब उन्हें ग्रोथ के लिए किसी बाहरी फंडिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। खैर, घर के अंदर की सफाई और मजबूती तो काफी अच्छे से समझ आ गई। लेकिन कोई भी कंपनी किसी वैक्यूम में तो काम नहीं करती। मैक्रो ड्राइवर्स का उनके भविष्य पर क्या असर पड़ रहा है, ये देखना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, मैक्रो फैक्टर्स बहुत क्रिटिकल हैं। मैंने पढ़ा कि मैनेजमेंट ने भविष्य के लिए 12 से 14% CAGR का एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू टारगेट सेट किया है, और इसके पीछे वो China+1 रणनीति और मेक इन इंडिया जैसी पहलों का हवाला दे रहे हैं। हाँ, ये उनके विजन का एक बड़ा हिस्सा है। बैक देने का मन कर रहा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या China+1 सच में जमीन पर काम कर रहा है, या ये सिर्फ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक फैंसी वर्ड है? अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो शायद ये एक कीवर्ड लगता, लेकिन आज मैं कहूंगा कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट बन चुका है। अच्छा, खासकर फार्मास्यूटिकल और लेबोरेटरी रिसर्च स्पेस में। वो कैसे? मतलब एक कांच की टेस्ट ट्यूब तो चीन भी बना ही रहा है, और शायद ज्यादा सस्ती बना रहा हो। बना तो रहा है, लेकिन कोविड के बाद और हालिया जियोपॉलिटिकल तनावों के कारण दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनियां अपनी सप्लाई चेन का पूरा रिस्क किसी एक देश पर नहीं छोड़ना चाहती। हाँ, वो एक बास्केट में सारे अंडे नहीं रखना चाहते। एग्जैक्टली। जब आप साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं तो क्वालिटी और रिलायबिलिटी सबसे ऊपर होती है। बोरोसिल जो पहले से ही 90 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है, वो उस भरोसे को बहुत अच्छे से भुना रहा है। और अमेरिकी टैरिफ रिवर्सल का भी तो फायदा मिल रहा होगा। बिल्कुल, उन टैरिफ रिवर्सल्स ने भारतीय कंपनियों को एक्सपोर्ट में एक बहुत अच्छा प्राइसिंग एडवांटेज दे दिया है। तो इंटरनेशनल मार्केट में तो उनके पास एक सॉलिड प्लान है। और सिर्फ इंटरनेशनली नहीं, डोमेस्टिक मार्केट में भी बायोफार्मा शक्ति जैसी सरकारी पहलों के कारण भारत के भीतर रिसर्च और डेवलपमेंट का बजट तेजी से बढ़ रहा है। तो जब देश में नई लैब्स खुलेंगी या पुरानी लैब्स अपग्रेड होंगी तो उन्हें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? जाहिर है बेसिक्स, यानी बोरोसिल के वही 4000 SKUs का कैटलॉग और लैब क्वेस्ट के हाई टेक स्मार्ट उपकरण। सही बात है। तो मतलब वो जो 12 से 14% की ग्रोथ गाइडेंस है वो हवा में तीर नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक्सपोर्ट मार्केट में China+1 से मिलने वाले वॉल्यूम्स और डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ते रिसर्च कैपेक्स का एकदम सीधा नतीजा है। ये कंपनी को एक बहुत ही स्केलेबल ग्रोथ पाथ पर डालता है। अभी तक की चर्चा सुनकर तो सब कुछ बहुत ही सकारात्मक लग रहा है। मतलब एक अभेद्य मोट है लैब क्वेस्ट के रूप में, प्रीमियम प्राइसिंग की ताकत है, पुरानी लागतें कम हो रही हैं, नेट कैश बैलेंस शीट है, और मैक्रो ड्राइवर्स भी पूरी तरह पक्ष में है। फंडामेंटल्स तो बहुत स्ट्रांग है। तो 9.3 की रेटिंग बिल्कुल सही जगह बैठती है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है यहाँ। मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। अगर इन्वेस्टमेंट में सब कुछ इतना ही परफेक्ट है, इतनी ही ग्रोथ विजिबिलिटी है, तो हर कोई इसे क्यों नहीं खरीद रहा? हमारे स्रोतों में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। शेयर होल्डिंग पैटर्न। राइट। ये डेटा बहुत चौंकाने वाला है। प्रोमोटर्स के पास 68.08% हिस्सेदारी है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाता है। हाँ, प्रोमोटर्स स्किन इन द गेम बहुत अच्छा है। संस्थागत निवेशक यानी DII मात्र 0.26% पर। मतलब संस्थागत निवेश वस्तुतः ना के बराबर है। हाँ, और बाकी का लगभग 31.5% हिस्सा सीधे पब्लिक के पास है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कंपनी इतनी ही शानदार है
तो बड़े फंड हाउसेज और म्यूचुअल फंड्स ने अब तक इसमें निवेश क्यों नहीं किया है? ये शायद आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम सवाल है। तो इसका जवाब क्या है? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो एक वैल्यू इन्वेस्टर के तौर पर जब आप 9.3 की रेटिंग देखते हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि वो रेटिंग किस लिक्विडिटी एनवायरनमेंट में दी गई है। मतलब बड़े संस्थानों के निवेश न करने का कारण लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी और वैल्यूएशन दोनों। बड़े संस्थानों के दूर रहने के दो मुख्य कारण हैं। पहला है वैल्यूएशन और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE का मिसमैच। स्क्रीनर डेटा के हिसाब से बोरोसिल साइंटिफिक का ROCE फिलहाल 12.08% है, जो कि कोई बहुत असाधारण नंबर नहीं है, खासकर तब जब हम इसकी तुलना उसी के ग्रुप की कंपनी बोरोसेल रिन्यूएबल से करते हैं जिसका ROCE 25% के पार है। और इसके बावजूद बोरोसिल साइंटिफिक का PE रेशियो 37 के आसपास है और ये अपनी बुक वैल्यू के 3.37 गुना पर ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली। PE 37 होने का सीधा सा मतलब है कि बाजार पहले से ही यह मानकर चल रहा है कि ये कंपनी टेक कंपनी या हाई ग्रोथ इनोवेशन कंपनी की तरह परफॉर्म करेगी। तो मतलब स्टॉक सस्ता नहीं है, फ्यूचर ग्रोथ की कीमत आज ही शामिल है इसमें। बिल्कुल। और बड़े फंड हाउसेस को यह भी पता है कि प्रोसेस सिस्टम जैसे सेगमेंट्स में एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। हाँ, वो प्रोजेक्ट डिले वाले बात। हाँ, तो जब तक बोरोसिल लगातार कई तिमाहियों तक वो 12 से 14% की ग्रोथ डिलीवर करके खुद को साबित नहीं करता, तब तक संस्थागत निवेशक इस हाई वैल्यूएशन पर एंट्री लेने से कतराएंगे। समझ गए। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा और सबसे खतरनाक कारण है स्टॉक की वॉलेटिलिटी। देखिए, जब किसी स्टॉक में DII या FII की मजबूत पकड़ नहीं होती तो वहां एक तरह का एंकर या लंगर गायब होता है। अच्छा, मतलब वो स्टेबिलिटी नहीं होती। हाँ, क्योंकि संस्थागत निवेशक छोटी मोटी बुरी खबरों पर पैनिक होकर शेयर नहीं बेचते, वे स्थिरता लाते हैं। लेकिन यहाँ तो 31% से ज्यादा हिस्सा सीधे रिटेल पब्लिक के पास है। और रिटेल निवेशकों का व्यवहार तो बहुत सेंटिमेंट ड्रिवन होता है। बिल्कुल। 1490 करोड़ के छोटे मार्केट कैप और इतने बड़े पब्लिक फ्लोट के साथ अगर मान लीजिए प्रोसेस सिस्टम्स के एक बड़े ऑर्डर में 6 महीने की देरी हो गई और किसी तिमाही के नतीजे खराब आ गए तो रिटेल निवेशक घबराकर बेचना शुरू कर देंगे। एकदम सही। और क्योंकि कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल बायर वहां सपोर्ट देने के लिए नहीं है तो स्टॉक की कीमत 20 से 30% तक बहुत तेजी से क्रैश हो सकती है। बाप रे, एक रिस्क अवर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो ये भारी वॉलेटिलिटी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। बिल्कुल। तो संस्थागत निवेशक इसलिए दूर नहीं है क्योंकि कंपनी खराब है, बल्कि इसलिए दूर है क्योंकि कम लिक्विडिटी और हाई वॉलेटिलिटी उन्हें मनचाही कीमत पर एंट्री या एग्जिट करने की इजाजत नहीं देती। वो बिना स्टॉक प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ाए बड़ी मात्रा में खरीद ही नहीं सकते। आपने बिल्कुल सही समराइज किया। जब तक कंपनी का साइज थोड़ा और बड़ा नहीं होता और मुनाफे में निरंतरता नहीं आती, ये वॉलेटिलिटी का रिस्क हमेशा बना रहेगा। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो तस्वीर क्या बनती है? बोरोसिल साइंटिफिक सिर्फ एक साधारण ग्लास कंपनी नहीं है, बल्कि ये एक हाई क्वालिटी साइंटिफिक इक्विपमेंट प्ले है। जिनके पास 4000 SKU का एक ऐसा मजबूत मोट है जो क्लाइंट्स को बांध के रखता है। हाँ, और LabQuest का इनोवेशन इन्हें एक साधारण मैन्युफैक्चरर से उठाकर एक टेक इनेबल्ड प्रीमियम प्लेयर बना रहा है, जो इनके मुनाफे को 13.8% तक ले गया। और चाइना +1 ट्रेंड और नेट कैश बैलेंस शीट वो हवा है जो इनकी लंबी उड़ान को और सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल। और यही सब मिलकर इस 9.3 के इन्वेस्टमेंट थीसिस को पूरी तरह से सही ठहराते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्लांट क्लोजर और वन टाइम फायदों ने शॉर्ट टर्म अर्निंग्स को थोड़ा नॉइजी भी बना दिया है। और प्रोसेस सिस्टम्स में एग्जीक्यूशन रिस्क भी बना हुआ है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, संस्थागत निवेश की कमी के कारण ये स्टॉक किसी रोलर कोस्टर की तरह बर्ताव कर सकता है। तो एक वैल्यू इन्वेस्टर को इस वॉलेटिलिटी के झटके सहने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। एकदम परफेक्ट समरी। बिजनेस फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं, लेकिन शेयर प्राइस का सफर थोड़ा हिचकोले खाने वाला हो सकता है। निवेशक को कंपनी की क्वालिटी और स्टॉक की वॉलेटिलिटी के बीच का फर्क समझना ही होगा। बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे मन में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल आ रहा है, जो शायद हर सुनने वाले को अपनी आगे की रिसर्च में जरूर शामिल करना चाहिए। वो क्या है? हमने देखा कि कैसे LabQuest के IoT और स्मार्ट उपकरण 25% से ज्यादा की ग्रोथ ला रहे हैं, जबकि पुराने इंडस्ट्रियल प्रोसेस सिस्टम्स संघर्ष कर रहे हैं।
तो क्या आने वाले 5 या 10 सालों में बोरोसिल साइंटिफिक को एक पारंपरिक ग्लास निर्माता मानना ही बंद कर देना चाहिए? ये बहुत ही दिलचस्प एंगल है ना? क्या भविष्य में ये पूरी तरह से एक प्योर प्ले लेबोरेटरी टेक कंपनी के रूप में इवॉल्व हो जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या वो दिन होगा जब ये 37 का PE रेशो सस्ता लगने लगेगा और सारे बड़े संस्थागत निवेशक इसमें पैसा डालने के लिए लाइन में खड़े होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ आज की बैलेंस शीट में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के भविष्य में छिपा है। निवेशकों को इस ट्रेंड पर जरूर नजर बनाए रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। नंबर्स और फाइनेंशियल्स के इस बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी रिसर्च खुद करते रहिए और ऐसे ही कंपनियों की तह तक जाते रहिए।